In the continuation of this chapter, laws of motion, we are going to start friction topic. Okay, so today we are going to start friction. So before starting friction, I should tell you what I have covered in this chapter. So students, I have covered what is force. I am telling you from the beginning. In the beginning, I have covered force. What is force? This is basically an external effect. Then I told you what is the inertia, law of inertia, Newton's first law of motion, then Newton's second law of motion, which was very important. F is equal to delta P by delta T. In this F is equal to delta P by delta T, I also explained what is linear momentum. Linear momentum भी मैंने आपको बताया. F is equal to delta P by delta T और this is also equal to ma. दिस फोर्स की वैल्यू ma के इक्वल भी होती है, ये भी मैंने आपको बताया. इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस का यूज़ करके इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया कि अगर हमारा किसी सिस्टम पर फोर्स टोटल 0 होता है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है. उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे. उसके बाद मैंने आपको कनेक्टेड मोशन का कंसेप्ट डिस्कस किया था. कनेक्टेड मोशन में कैसे हम पुली सिस्टम का यूज़ करके ब्लॉक्स के बॉडीज़ के एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करते हैं. और फिर हमने कॉन्टैक्ट फोर्स को डिस्कस करके जो सॉलिड बॉडीज होती हैं कांटेक्ट में वो एक दूसरे को पुश करती हैं, वो फोर्स को डिस्कस किया था, कांटेक्ट फोर्सेस को. और हमने मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट को भी डिस्कस किया था. मतलब अगर कोई बॉडी लिफ्ट में एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है या फ्री फॉल हो रहा है तो उसके एपरेंट वेट का क्या होता है. तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. अब इसके बाद एक फोर्स का छोटा सा टॉपिक है, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब स्टूडेंट होता है कि स्टेबल. इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो. इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो. तो यहाँ पर हम जो इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे वो 3 फोर्सेस का इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे और वो 3 फोर्सेस होंगे जो एक ही पॉइंट पर लग रहे होंगे. मतलब इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर सच दैट देन देयर रिजल्टेंट इज जीरो. मतलब अगर किसी पॉइंट पर लगने वाले 3 फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होता है तो उन फोर्सेस को बोलते हैं हम कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस. कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस, कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस का मतलब होता है जो फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लगते हैं और अगर उनका सम हमारा जीरो है तो हम बोलते हैं कि फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. और इसके ऊपर बेस्ड एक छोटी सी थ्योरम है जिसको बोलते हैं हम लामीज थ्योरम. क्या बोलते हैं? लामीज थ्योरम. और ये जो लामीज थ्योरम है, ये लामीज थ्योरम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आती है. जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है O, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2 और एक फोर्स इधर लग रहा है F3. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, बहुत यूजफुल है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. किसी पॉइंट पर हमारे 3 फोर्स लग रहे हैं F1, F2, F3, राइट. तो अगर मेरा F1 और F2 के बीच में एंगल अल्फा है और F2, F3 के बीच में एंगल बीटा है, F3, F1 के बीच में एंगल गामा है, तो अगर ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, अगर ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो मेरा रिलेशन क्या होता है? F1 अपॉन साइन अल्फा, नॉट साइन अल्फा, F1 अपॉन साइन बीटा. मतलब रेशो ऑफ फोर्स. मतलब क्या होती है? लामीज थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ. लामीज थ्योरम क्या होती है? लामीज थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द फोर्स और एंगल बिटवीन द फोर्स. व्हाट इज द स्टेटमेंट? कि अगर किसी पॉइंट पर लगने वाले 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में हैं तो रेशो ऑफ फोर्स टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस. मतलब जैसे ये मेरा F1 फोर्स है डिवाइडेड बाई F1 फोर्स डिवाइडेड बाई द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्स. मतलब F1 और F2 और F3 के बीच में कितना एंगल है? बीटा, इज इक्वल टू F2 अपॉन F3 और F1 के बीच में एंगल कितना है? गामा. F2 अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन अल्फा और दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पर एक लामीज थ्योरम का रिजल्ट हो गया कि अगर किसी पॉइंट पर लगने वाले 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में हैं तो रेशो ऑफ 1 फोर्स टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस इज
इक्वल एंड कांस्टेंट, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स स्टूडेंट, तो इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स, तो देखो क्या होता है, हमें कंफ्यूजन होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारी मोशन का अपोज करता है, जबकि ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन तो हमें मोशन का बल्कि सपोर्ट करता है। हमारी जो मोशन होती है, हम ग्राउंड पे चलते हैं, हमारी जो मोशन होती है वो फ्रिक्शन की वजह से होती है। हम साइकिल चलाते हैं, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो ये सब के सब जो मोशन होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल होते हैं। तो हमारा फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है, ना कि अपोज करता है। बट जो एक्चुअल स्टेटमेंट हमारा होता है वो ये होता है, फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स से है, ये आप समझ लें। इसका मतलब होता है कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। एक तो इसका ये मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। सो स्टूडेंट्स, आप पहले ये जान लो, क्लियरली ये जान लो कि फ्रिक्शन डज नॉट अपोज द मोशन, फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन। फ्रिक्शन कभी भी मोशन का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन तो मोशन को सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर हम मान लो किसी सरफेस पर चल रहे हैं और हमारा वहाँ पर फ्रिक्शन ही नहीं है तो हमारा चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम वहाँ पे स्लिप करने लगेंगे, हम वहाँ पर स्किड करने लगेंगे, वहाँ पर स्लाइड करने लगेंगे। ओके, वहाँ पर हमारी स्लाइडिंग हो जाएगी, स्लिपिंग हो जाएगी, स्किडिंग हो जाएगी। तो फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम ग्राउंड पर चल पाते हैं। आप साइकिल चलाते हो, जब साइकिल का आप टर्न लेते हो या रोड पर साइकिल चलाते हो तो आपको फ्रिक्शन की वजह से ही साइकिलिंग करना पॉसिबल हो पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि रोड अगर हमारी स्लिपरी है, बारिश की वजह से रोड पर अगर पानी आ जाए या टायर घिसे हुए हैं तो हम कई बार स्लिप कर जाते हैं। ऐसा हमें सफिशिएंट फ्रिक्शन ना मिलने की वजह से होता है। तो आप पहले तो ये जान लो कि फ्रिक्शन हमारा सपोर्ट करता है, मोशन का अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन किसका अपोज करता है? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। कब? मतलब एक तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन व्हेन टू सरफेसेस in contact have a tendency of motion। मतलब स्टूडेंट सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, मैं नोट्स ग्रुप में भेजता ही हूँ आपको, जो क्लास सेक्शन का ग्रुप है 11C का। तो एवरीथिंग इज रिटन इन डिटेल, नोट्स सब बने हुए हैं। आप बस इस एक्सप्लेनेशन को समझो कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट हैव ए टेंडेंसी ऑफ मोशन। मतलब दो बॉडीज जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं और उनकी चलने की टेंडेंसी होती है, मतलब वन बॉडी हैज़ ए टेंडेंसी टू मूव ओवर अनदर, तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। अब देखो कैसे होता है, मतलब कैसे होता है, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। इसके अलावा रिलेटिव मोशन के अलावा इट अपोजेस रिलेटिव मोशन और इम्पेंडिंग मोशन। यहाँ पर मेरे को एक वर्ड और मेंशन करना है, इम्पेंडिंग मोशन। ये एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। अब ये इम्पेंडिंग मोशन क्या होती है? देखो क्या होता है, यहाँ पर मान लो ये ग्राउंड है, हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में क्या है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। दिस इज ए ब्लॉक, कोई ब्लॉक है, एम मास इसका कुछ है, एम मास का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अभी यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ग्राउंड है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसको ध्यान से तुम समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी मेरा ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, कोई मोशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगाया गया इस पर, ये बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, इसका वेट नीचे है, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। अभी इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अगर मान लो इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर खींचा जाता है, ये है हमारा एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल को मैं एफ से ही रिप्रेजेंट करूंगा।
कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर यहाँ पर लगाया जाता है और ये सरफेस हमारी रफ सरफेस है, कैसी सरफेस है ये? रफ सरफेस है, तो क्या होगा इस सरफेस के बीच में, इन सरफेसेस के बीच में, बिटवीन दीज टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस देयर इज अ फोर्स अराइजेज विच इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। ओके, सो दिस इज बेसिकली ए कॉन्टैक्ट फोर्स। आप ये देखो, ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा था? ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, एक जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया R, और इसका वेट इसके ऊपर नीचे लग रहा था mg, मतलब R इज इक्वल टू mg था ना। मतलब ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर लगा रही थी। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है दिस इज ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है तो इसके पैरेलल कंपोनेंट एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और अभी क्या है कि ये फोर्स लगाने से ये चल नहीं रही है, तो क्या होता है जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते हैं ये भी इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं Fs। अभी बताएं इसके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी हम आपको बताएंगे। ये Fs इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन इज द पैरेलल और टेंजेंशियल, पैरेलल और टेंजेंशियल कंपोनेंट, पैरेलल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, पैरेलल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। मतलब अब फ्रिक्शन अराइज कैसे होता है, तो स्टूडेंट्स आप इसको ये ध्यान से समझने की कोशिश करें कि फ्रिक्शन कैसे अराइज होता है, हाउ डज फ्रिक्शन अराइज। पहली बात, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक फ्रिक्शन नहीं होगा। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है जो सरफेस के पैरेलल होता है। ओके, कैसे? जैसे मान लो इसको इधर जाने की टेंडेंसी है तो सरफेस को लगेगा कि ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो उसको पीछे खींचेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मतलब इस कॉन्टैक्ट सरफेस के रिलेटिव ये ब्लॉक की टेंडेंसी इधर जाने की है, तो सरफेस को लगेगा ये पीछे जा रहा है तो इसको इधर खींचेगी, तो इधर फ्रिक्शन हो गया। अब इस Fs की जो वैल्यू है ये फिक्स्ड नहीं है, जैसे जैसे हम F एक्सटर्नल की वैल्यू बढ़ाएंगे, एज दिस F एक्सटर्नल इज इंक्रीज्ड Fs also increases to a maximum value, Fs maximum एक लिमिट तक। मतलब इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इस Fs की मैक्सिमम वैल्यू तक वो इंक्रीज होएगी और उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब ये F एक्सटर्नल इस Fs को एक्सीड कर जाता है तो हमारी ये बॉडी एक्सेलरेट हो जाती है, और उस केस में जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं Fk, और ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ जो मेरा मतलब कैपिटल F मैंने अप्लाइड फोर्स के लिए यूज़ किया है और स्मॉल f फ्रिक्शन के लिए है। मतलब स्मॉल f मतलब हमेशा थ्रू द चैप्टर, थ्रू द कोर्स हम स्मॉल f फ्रिक्शनल फोर्स के लिए यूज़ करेंगे। स्मॉल f इज़ फॉर फ्रिक्शन और कैपिटल F इधर हमारा अप्लाइड फोर्स, इधर हमारा क्या होगा? अप्लाइड फोर्स होगा। तो अब जैसे जैसे हमारा क्या होता है, अप्लाइड फोर्स बढ़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है, और उसके बाद ये मैक्सिमम जाके फिर कम होके कांस्टेंट हो जाता है। मतलब आप ये देखो, ये यहाँ तक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे क्या है? ये है हमारा Fs मैक्सिमम, और उसके बाद ये क्या है हमारा? Fk काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। केवल कौन सा वाला? ये स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग। मतलब सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये है, अगर मेरी कैलकुलेशन से इसकी वैल्यू मान लो 100 न्यूटन आ रही है और मेरा जो अप्लाइड फोर्स है वो 50 न्यूटन है, तो मेरा Fs भी 50 न्यूटन होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल है, मान लीजिएगा कोई हैवी टेबल है और उसको कोई छोटा बच्चा पुश कर रहा है,
तो छोटा बच्चा उस टेबल को पुश नहीं कर पा रहा, उसमें मोशन नहीं हो पा रही, क्योंकि जो फ्लोर और टेबल के बीच के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहा। और मान लीजिएगा आप हैं, आप उसको पुश करके टेबल को मूव करा देते हैं सरफेस पर, तो जो फ्रिक्शन है सरफेस और टेबल के बीच में आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, तो इसलिए टेबल मूव करने लगती है। जैसे कार है, कार को आप पुश करते हैं ग्राउंड पर तो वो नहीं चलती, क्योंकि टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा है। अगर 10 आदमी उसको धक्का लगाएंगे तो वो चलने लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगा। तो आप ये देख लो यहाँ पर मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन और इम्पेंडिंग मोशन। इसी को हम इम्पेंडिंग मोशन बोलते हैं। इम्पेंडिंग मोशन का मतलब होता है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी में मोशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये हमारा ओवरकम नहीं हुआ। बॉडी में मोशन कब आएगा, जब एक्सटर्नल फोर्स इसको एक्सीड कर जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एफ एक्सटर्नल एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगा। और एक्सेलरेशन में ये हम कौन सा लेंगे, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिक्शन हो गया। अब सवाल ये है कि इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को हम निकालें कैसे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमें जान लेनी है कि ये जो एफ एस है, स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉ हैं जो मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं, उसमें मैंने बताया गया है कि जो फ्रिक्शन होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब किस पे डिपेंड करता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स है तो कॉन्टैक्ट जो सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट होती हैं उनकी रफनेस की वजह से अराइज होता है। स्मॉल क्लासेस में आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेसेस। तो सरफेसेस में जो ग्रूव्स एंड रिजेस होते हैं उनकी रफनेस की वजह से फ्रिक्शन होता है, तो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो म्यू है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर, इसकी वैल्यू इसके इक्वल और इससे लेस देन रहती है। तो मतलब एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है म्यू एस आर। और अगर ये मोशन, ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ये सेल्फ एडजस्टिंग है तो इसके इक्वल या इससे लेस देन रहेगा। और एफ के की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट म्यू के आर। ओके, और म्यू जो है हमारा, म्यू टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। और इस म्यू को क्या बोलते हैं, म्यू इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ, म्यू इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरह से हम इसके फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और म्यू के की वैल्यू जो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू एस से कम होता है। मतलब अगर बॉडी हमारी चलेगी नहीं, फोर्स लगाने के बाद अगर नहीं चलती है तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन लेंगे, और बॉडी अगर हमारी मोशन में है तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो ये हमारा फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया। तो फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, इसको निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू म्यू आर, और आर नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पर आर की वैल्यू किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। तो यहाँ पर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो गया, म्यू एम जी के बराबर, बिकॉज एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो ये हो गया म्यू एम जी के बराबर। अब यहाँ पर हम दो स्मॉल डेफिनेशंस यहाँ पर करेंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड, स्मॉल डेफिनेशंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो देर आर टू डेफिनेशंस आई हैव टू कवर हियर। वन इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड सेकेंड इज द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल, तो फॉर्मूला तो आप ये जान लो, जो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर। मतलब इसके ये है, लेकिन हम जनरली क्या लेते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को ले लेते हैं, एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी और म्यू आर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है वो है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन,
तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? तो स्टूडेंट्स ये देखो, मान लो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, तो इसका वेट इसके ऊपर लगेगा mg, इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी r, और इस पर अगर हम इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर लगेगा Fs। तो इस Fs और r की जो रिजल्टेंट होगी वो यहाँ कहीं से जाएगी r डैश, तो इनके बीच का एंगल दैट इज थीटा, मतलब दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है जो एंगल नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, सो इट इज थीटा। तो यहाँ पर हम थीटा को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखें, अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करूँगा तो ये इधर ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से एफ ही हो जाएगा इस डायरेक्शन में। सो एंगल विच द रिजल्टेंट of normal reaction and friction makes with normal reaction, मतलब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट बीच में से जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, फ्रिक्शन लेफ्ट में है, तो इनका जो सम होगा वो बीच में से जाएगा। तो रिजल्टेंट इस आर के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो स्टूडेंट यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एफ एस है और बेस कितना है r है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर अपॉन आर। सो आर से आर कैंसिल हो गया, so mu s is equal to tan theta. So this is the relation between angle of friction and coefficient of friction. Mu s is equal to tan theta. Now the second thing which we discuss in this, that is the angle of repose. That is the angle of repose. So what is this angle of repose? Angle of repose क्या होता है? Suppose मेरे पास कोई ये बुक है, okay? So I have this book, so and one object is placed on this book, ये मैंने यहाँ रख दिया, तो अब ये चल नहीं रहा। अगर मैं इसको इंक्लाइन करूँगा, if I incline this surface this book, तो ये एक पर्टिकुलर एंगल पर चलना शुरू करेगा। देखो अब चलना शुरू कर दिया, तो दैट मिनिमम एंगल, जैसे मान लो सपोज ये मेरा इंक्लाइंड सरफेस है और इस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, तो ये एंगल थीटा, दैट मिनिमम एंगल बियॉन्ड विच, मतलब इसको जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद ये चलना शुरू कर देगा। सो मिनिमम एंगल बियॉन्ड विच द ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड सरफेस जस्ट बिगिन टू मूव, जस्ट बिगिन टू स्लाइड। तो यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम एंगल, ठीक है, इसको अल्फा ले लेते हैं हम, अल्फा। सो दिस इज टेकन अल्फा, minimum angle beyond which body begins to slide. Okay, so complete definition is written in the notes. So minimum angle which an inclined surface makes with the horizontal so that body kept on the surface just begin to slide. So यहाँ पर मैं forces कर लेता हूँ, इसका weight vertically downward और normal reaction normal to the surface, और इसको resolve करेंगे, this is mg cos theta और ये हो गया हमारा mg sin theta। तो अभी यहाँ पर balanced है forces, जस्ट बिगन टू स्लाइड है। सो एफ एस इज इक्वल टू, सॉरी एल्फा यहाँ पर हो जाएगा, ये एल्फा और दिस इज आल्सो एल्फा। एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन एल्फा, क्योंकि इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, तो ये अपवर्ड अप द प्लेन जो फोर्स है वो डाउन द प्लेन के इक्वल है। एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन एल्फा और आर इज इक्वल टू एम जी कॉस एल्फा। सो एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया एम जी से एम जी, टेन एल्फा। सो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर
अपॉन आर इज इक्वल टू टेन अल्फा, आर से आर कैंसिल हो गया, सो म्यू एस इज इक्वल टू टेन अल्फा, और म्यू एस हमने यहाँ पर टेन थीटा ड्राइव किया है, म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल। तो इस तरह से इस क्लास में हमने शुरू में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को डिस्कस किया, कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस के इक्विलिब्रियम को लेकर लामीज थ्योरम को डिस्कस किया, उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद मैंने आपको फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन दिया और फ्रिक्शन को बताया कि कैसे हम फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें मैंने पूरा डिटेल में स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन को डिस्कस करते हुए आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बताया। सो अगली क्लास में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करें। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।